मैं कनाडा में नौकरी करता था और हर महीने 2 लाख रुपए घर भेजता था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी मेहनत की कमाई मेरी बूढ़ी माँ के चेहरे पर मुस्कान बनकर पहुँच रही होगी। मैं खुद कई कई दिन ओवर टाइम करता, ठंड में घंटों काम करता, अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा दबा देता, सिर्फ इसीलिए कि मेरी माँ को कभी किसी चीज़ की कमी न हो। लेकिन जिस दिन बिना किसी को बताए अचानक घर लौटा, उस दिन मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन में मेरी माँ फटी हुई पुरानी साड़ी पहने, हाथ में दवाई का पर्चा लिए अकेले खड़ी थी। उनके पैरों में सूजन थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में ऐसा दर्द था जिसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें गले लगा लिया। मुझे देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने जो बात मेरे कान में धीरे से कही, उसने मेरी रूह तक हिला दी। उन्होंने कहा, बेटा, आज भी घर में किसी को मत बताना कि तुम वापस आ गए हो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि मेरी अपनी माँ मुझसे ही घर जाने से मना कर रही थी। मैं उन्हें लेकर अस्पताल के एक कोने में बैठ गया। डॉक्टर ने उनका नाम पुकारा, लेकिन माँ ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। उनके कांपते हुए हाथ मेरे हाथों को कसकर पकड़ चुके थे। मैं पहली बार अपनी माँ को इतना डरा हुआ देख रहा था। उन्होंने चारों तरफ देखा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। फिर धीरे से बोली, बेटा, जिन लोगों पर तू सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, उन्हीं लोगों ने तेरे भरोसे को बेच दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरे दिमाग में पिताजी, बड़ा भाई, भाभी और बाकी परिवार के चेहरे घूमने लगे। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर उन्हें अंदर ले गए और मैं बाहर खड़ा अपने ही सवालों में घिर गया। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो मेरी माँ इतने दिनों से अपने सीने में दबाकर जी रही थी। मैं वहीं अस्पताल की कुर्सी पर बैठा बैठा पिछले 7 सालों की अपनी ज़िंदगी याद करने लगा। जब मैं पहली बार कनाडा गया था, तब माँ ने मेरा माथा चूमकर कहा था, बेटा, चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपने घर और रिश्तों को कभी मत भूलना। मैंने भी वादा किया था कि मैं हर महीने पैसे भेजूंगा ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। शुरू में सब ठीक था। हर रविवार वीडियो कॉल होती थी। भाई कहता, माँ बिल्कुल ठीक है। भाभी कहती, आपकी भेजी रकम से घर की मरम्मत हो गई है। पिताजी कहते, बेटा, तेरे कारण पूरे गांव में हमारा सम्मान बढ़ गया है। मैं खुशी खुशी और ज़्यादा मेहनत करने लगा। कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी बोनस भी भेज देता। मुझे लगता था कि मेरा परिवार खुश है, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि माँ वीडियो कॉल पर कम दिखाई देने लगी। जब भी मैं उनसे बात करना चाहता, कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता। कभी कहा जाता कि माँ मंदिर गई है, कभी कहा जाता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहा जाता कि वो सो रही हैं। जब भी माँ से 2 मिनट बात होती, वह हमेशा यही कहती कि बेटा, अपना ध्यान रखना, यहाँ सब ठीक है। उनकी आवाज़ में छिपा दर्द मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे अपने ही परिवार पर आंख बंद करके भरोसा था। एक दिन मैंने माँ के लिए नया मोबाइल भेजा ताकि मैं उनसे सीधे बात कर सकूं, लेकिन भाई ने कहा कि माँ को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, इसीलिए फ़ोन मेरे पास ही रहेगा। मुझे उसकी बात पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। मैं फिर अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। इधर मैं अपने हर सपने को रोककर पैसे जोड़ता रहा था और इधर मेरे नाम पर घर में क्या हो रहा था, इसके मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। जिस रात मैं कनाडा से भारत आने का फैसला करके निकला, उस रात भी मैंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। मुझे लगता था कि माँ मुझे देखकर खुशी से रो पड़ेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि रोने वाला मैं खुद बनने वाला हूँ। एयरपोर्ट पर मैं सीधे घर नहीं आया। रास्ते में सोचा पहले मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कर दूँ। तभी मंदिर के बाहर मुझे हमारे गाँव का पुराना डाकिया मिला। उसने मुझे देखते ही हैरानी से पूछा, अरे बेटा, तू वापस आ गया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ चाचा, किसी को बताया नहीं है।
वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर सच जानना है तो पहले अपनी माँ को ढूंढ लेना। उसकी बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं कुछ पूछता उससे पहले वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। उस समय मुझे उसकी बात अजीब लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब मैंने सरकारी अस्पताल की लाइन में अपनी माँ को अकेले खड़ा देखा, तब मुझे उसकी हर बात का मतलब समझ आने लगा। डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर आई। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मैं उनका बेटा हूँ। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मरीज़ बहुत कमज़ोर है, इन्हें लंबे समय से सही इलाज और सही खाना नहीं मिला है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं डॉक्टर की बात सुनकर पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। मेरे कानों में सिर्फ एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था कि इन्हें लंबे समय से सही इलाज और सही खाना नहीं मिला है। मैं खुद से बार बार पूछ रहा था कि अगर मैं हर महीने 2 लाख रुपए भेज रहा था तो मेरी माँ इस हालत में कैसे पहुँच गई। क्या सचमुच घर में किसी ने उनका ख्याल नहीं रखा, या फिर मेरे सामने कोई ऐसा सच आने वाला था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज को अभी आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा तनाव मत दीजिए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे अंदर ऐसा तूफान उठ चुका था जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। माँ ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके सिरहाने बैठ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरा चेहरा छुआ और बोली, बेटा अभी घर मत जाना, पहले सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। अगर तू सीधे घर चला गया तो वे लोग संभल जाएंगे और फिर कभी सच तेरे सामने नहीं आएगा। मैंने पूछा, आखिर कौन लोग माँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन तभी नर्स ने उन्हें दवा दी और वो फिर से नींदी हो गई। मैं बेचैन होकर अस्पताल के बाहर निकल आया। मेरा दिल कह रहा था कि अभी इसी वक्त घर जाकर सबकी सच्चाई सामने ले आऊं, लेकिन माँ की बात मेरे कदम रोक रही थी। मैंने फैसला किया कि पहले बिना किसी को बताए गांव में रहकर सब कुछ देखूंगा। अस्पताल से निकलकर मैं अपने बचपन के दोस्त राघव के घर पहुंचा। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया, लेकिन उसके चेहरे की खुशी कुछ पल में चिंता में बदल गई। उसने कहा, तू अचानक कैसे आ गया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस माँ को सरप्राइज़ देना था। उसने गहरी सांस ली और बोला, काश तू कुछ महीने पहले आ गया होता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे पूछा, साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं कई बार तुझे फ़ोन करना चाहता था, लेकिन हर बार तेरे भाई ने कह दिया कि तू विदेश में बहुत परेशान रहता है, छोटी छोटी बातों से तुझे परेशान मत करो। मैंने पूछा, कौन सी छोटी बात? राघव ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तेरी माँ पिछले 1.5 साल से लगभग अकेले जी रही है, घर में रहते हुए भी अकेली। यह सुनते ही मेरा गला सूख गया। राघव ने बताया कि पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब तेरे भेजे पैसे की रकम बढ़ने लगी तब घर का माहौल भी बदलने लगा। तेरे बड़े भाई ने खेती छोड़ दी, नई एसयूवी खरीद ली, भाभी ने महंगे गहने बनवा लिए, शहर में एक प्लॉट भी खरीदा गया। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन वो मुझे कहते थे बैंक से लोन लिया है। राघव कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सब तेरे पैसों से हुआ है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अभी भी खुद को समझा रहा था कि शायद भाई ने कुछ मजबूरी में किया होगा, लेकिन अगले ही पल राघव ने जो कहा उसने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसने कहा, सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात पैसे नहीं है, सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि तेरी माँ को हमेशा बोझ समझा गया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कैसे? राघव बोला, कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा कि तेरी माँ आंगन में अकेले बैठी रो रही थी। एक दिन मैंने उन्हें दूध देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, बेटा घर वालों को पता चला तो वे नाराज़ हो जाएंगे। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अब इस घर पर बोझ हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे याद आया कि माँ हमेशा फ़ोन पर कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब समझ में आ रहा था कि वो मेरे लिए झूठ बोलती थी ताकि मैं विदेश में परेशान न होऊं। उस रात में राघव के घर ही रुक गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी।
आधी रात को मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद अपने घर के आसपास जाकर देखूंगा। मैंने साधारण कपड़े पहने, सिर पर गमछा बांधा और चुपचाप घर के पीछे वाले रास्ते से पहुंच गया। बचपन से मैं उस रास्ते को अच्छी तरह जानता था। घर की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी, अंदर से हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं धीरे से दीवार के पास खड़ा हो गया। अंदर मेरा बड़ा भाई, भाभी और पिताजी बैठे थे। मेज पर मिठाइयाँ रखी थी और किसी ज़मीन के सौदे की बात चल रही थी। भाई कह रहा था अगर वो कनाडा वाला फिर 2-3 महीने तक नहीं आया तो शहर वाला दूसरा फ्लॉट भी हमारे नाम हो जाएगा। भाभी हंसते हुए बोली, उसे क्या पता चलेगा, वीडियो कॉल पर 2 मिनट मुस्कुरा दो, बस वही काफ़ी है। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए। मैं अंदर घुस जाना चाहता था, लेकिन तभी पिताजी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खतरा बूढ़ी औरत से है। अगर उसने कभी सच बता दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। क्या वे मेरी माँ की बात कर रहे थे? भाभी बोली, उसकी चिंता मत कीजिए, हमने उसे इतना डरा दिया है कि वो बेटे से कुछ नहीं कहेगी। अगर कभी कुछ बोलने की कोशिश भी करेगी तो कह देंगे कि बुढ़ापे में उसका दिमाग खराब हो गया है। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं उसी वक्त दरवाज़ा तोड़ देना चाहता था, लेकिन तभी मुझे माँ की याद आई कि पहले सबूत इकट्ठा करना। मैं खुद को रोककर वहाँ से वापस लौट आया। रास्ते भर मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को मैं अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, वही मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। सुबह होते ही मैं फिर अस्पताल पहुँचा। माँ की हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, बेटा तू घर तो नहीं गया? मैंने कहा, नहीं माँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। माँ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, बेटा जो तूने देखा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। असली बात तो अभी तुझसे छिपी हुई है। अगर वो सच तेरे सामने आ गया तो शायद तू अपने ही परिवार को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। मैंने घबरा कर पूछा, आखिर ऐसा कौन सा सच है माँ? उन्होंने कांपते हुए होठ खोले, लेकिन तभी वार्ड का दरवाज़ा तेजी से खुला और सामने मेरे बड़े भाई को खड़ा देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरा दिल इतनी तेज़ धड़कने लगा कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने मुझे देखकर पहले तो हैरानी जताने का नाटक किया, फिर अगले ही पल चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर मेरे गले लग गया। वह बोला, अरे छोटे, तू अचानक कब आया? एक फ़ोन तो कर देता, हम सब एयरपोर्ट लेने आ जाते। उसकी आवाज़ में अपनापन था, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। मैं भी अपने गुस्से को छिपाते हुए बोला, बस सोचा माँ को सरप्राइज़ दे दूँ। उसने तुरंत माँ की तरफ देखा और बोला, माँ आपने बताया भी नहीं कि यह आ गया है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पहली बार मैंने अपनी माँ की आंखों में अपने ही बेटे से डर देखा था। भाई ने बात संभालते हुए डॉक्टर से कहा, इनकी उम्र हो गई है, जिद बहुत करती हैं, घर में आराम नहीं करती, इसीलिए तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर कहा, मरीज को अच्छे खाने और समय पर दवा की ज़रूरत है। भाई तुरंत बोला, डॉक्टर साहब पैसों की कोई कमी नहीं है, हम इनका पूरा ध्यान रखते हैं। उनकी यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह शांत रखा। कुछ देर बाद भाई मुझे अस्पताल की कैंटीन में ले गया। वह चाय मंगवाते हुए बोला, तू भी अजीब है, अचानक आ गया, अगर बता देता तो घर की तैयारी कर लेते। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, माँ की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? वो बिना मेरी तरफ देखे बोला, बुढ़ापा है, ऊपर से माँ किसी की सुनती नहीं, दवा समय पर नहीं लेती। मैंने पूछा, डॉक्टर तो कह रहे थे कि उन्हें लंबे समय से सही खाना भी नहीं मिला। भाई तुरंत चिल्लाकर बोला, डॉक्टर क्या जानते हैं हमारे घर के बारे में? गांव के डॉक्टर तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। उसकी बेचैनी अब साफ दिखाई देने लगी थी। वह बार बार बात बदलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा।
उसने स्क्रीन देखते ही घबराकर फ़ोन काट दिया, लेकिन मेरी नज़र फ़ोन पर लिखे नाम पर पड़ चुकी थी। स्क्रीन पर लिखा था वकील शर्मा जी। मुझे हैरानी हुई, घर में ऐसा कौन सा काम चल रहा था जिसके लिए वकील से बार बार बात करनी पड़ रही थी। अस्पताल से निकलते समय उसने कहा, चल घर चलते हैं, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बहाना बना दिया कि पहले बैंक का थोड़ा काम है। वो बोला, ठीक है, शाम तक ज़रूर आ जाना। उसने जाते ही मैं सीधे उस बैंक पहुंचा जहां मैं पिछले 7 साल से पैसे भेज रहा था। मैनेजर मुझे पहचानता था क्योंकि खाता मेरे नाम पर था। मैंने उससे पिछले 2 साल का पूरा स्टेटमेंट निकलवाया। जैसे जैसे मैं एंट्री देखता गया, मेरी सांसें अटकती चली गई। हर महीने मेरे भेजे 2 लाख रुपए आते ही कुछ घंटों के भीतर लगभग पूरी रकम दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो जाती थी। कई बार बड़ी रकम नकद भी निकाली गई थी। मैंने मैनेजर से पूछा, यह खाता किसका है? उसके नियतों का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन उसने इतना ज़रूर कहा कि अधिकांश ट्रांजैक्शन परिवार के अधिकृत हस्ताक्षर के जरिए हुए हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अधिकृत हस्ताक्षर? लेकिन मैंने तो कभी किसी को ऐसी अनुमति नहीं दी थी। बैंक से निकलकर मैं सीधे उस पुराने पोस्ट ऑफिस पहुंचा जहां बचपन से माँ मुझे लेकर जाया करती थी। वहाँ वही बुजुर्ग पोस्टमास्टर मिले जो मुझे बचपन से जानते थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा, आखिर तू आ ही गया? मैंने घबरा कर पूछा, आपको क्या पता है? उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर से एक पुरानी फाइल निकालकर मेरे सामने रख दी। उसमें कई लिफाफे थे जिन पर मेरा कनाडा वाला पता लिखा था, लेकिन उन सभी पर लाल स्याही से लिखा था, पता अधूरा है, वापस भेजें। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, माँ ने तो मुझे कभी कोई चिट्ठी नहीं भेजी। पोस्टमास्टर की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी माँ ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, हर बार रोते हुए यहाँ आती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद तेरा बड़ा भाई भी पहुँच जाता था और कहता कि अब विदेश में कौन चिट्ठियाँ पढ़ता है, मैं खुद फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा। फिर वो बहाना बनाकर वे चिट्ठियाँ अपने साथ ले जाता था। लेकिन एक दिन तेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर कभी मेरा बेटा खुद यहाँ आए तो यह फाइल उसे ज़रूर दे देना। मेरी उंगलियाँ काँपने लगी। मैंने फाइल खोली। सबसे ऊपर एक पत्र था। माँ की लिखावट पहचानते ही मेरी आंखें भर आई। उसमें लिखा था, बेटा, अगर यह चिट्ठी तुझ तक पहुँच जाए तो समझ लेना कि तेरी माँ बहुत मजबूर होकर लिख रही है। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अब घर में सब कुछ बदल गया है। तेरे भेजे पैसे मेरे इलाज पर नहीं लगते। मुझे दवा मांगने पर ताने मिलते हैं। कई बार भूखी भी सोना पड़ता है। लेकिन तू नौकरी छोड़कर मत आना। मुझे तेरी मेहनत पर गर्व है। बस एक दिन बिना बताए आ जाना, क्योंकि सच फ़ोन पर कभी नहीं बताया जा सकता। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू कागज़ पर गिरने लगे। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। मेरी माँ मदद मांग रही थी और मैं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा यह सोचकर खुश था कि मेरा परिवार बहुत सुखी है। मैंने बाकी पत्र भी पढ़े। हर पत्र पिछले पत्र से ज़्यादा दर्दनाक था। कहीं माँ ने लिखा था कि आज दवा नहीं मिली, कहीं लिखा था कि आज मुझे पूरे दिन कमरे में बंद रखा गया, कहीं लिखा था कि तेरे नाम से आए पैसों का हिसाब पूछने पर मुझे अपशकुनी कहा गया। लेकिन आखिरी पत्र अधूरा था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, बेटा, अगर कभी सच जानना चाहे तो पुराने लोहे के संदूक को ज़रूर खोलना। उसके बाद कागज़ खाली था, जैसे लिखते लिखते किसी ने माँ को रोक दिया हो। मैं तुरंत घर के बारे में सोचने लगा। बचपन में माँ के कमरे में एक पुराना लोहे का संदूक हुआ करता था, जिसमें वह हमारे बचपन की तस्वीरें और ज़रूरी कागज़ रखती थी। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसके बारे में उन्होंने आखिरी बार लिखा था? लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर राघव का घबराया हुआ कॉल आया। उसने तेज़ी से कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाना, अभी घर मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? वह हाँफते हुए बोला, अभी अभी तेरे भाई और भाभी किसी वकील के साथ तहसील आ गए हैं। गांव में चर्चा है कि आज तेरी माँ की बची हुई आखिरी ज़मीन भी किसी के नाम होने वाली है। यह सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब राघव ने आखिरी बात कही। उसने कहा, और जिस कागज़ पर दस्तखत करवाने की तैयारी है उस पर गवाह के तौर पर तेरा नाम लिखा हुआ है, जबकि तू पिछले 7 साल से कनाडा में था। अब मुझे समझ में आने लगा था कि माँ बार बार मुझे घर जाने से क्यों रोक रही थी,
क्योंकि यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, यह मेरे नाम, मेरे भरोसे और मेरी माँ की पूरी जिंदगी को मिटाने की साजिश थी। मैंने बिना एक पल गवाए राघव को फ़ोन किया और कहा कि तहसील पहुंचने में जितना समय लगेगा उससे पहले मुझे वहां पहुंचना ही होगा। मेरी सांसें तेज चल रही थी, दिमाग में सिर्फ माँ का कांपता हुआ चेहरा और वो अधूरी चिट्ठी घूम रही थी। मैं सीधे तहसील की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही दूर से मैंने अपने बड़े भाई, भाभी और एक वकील को देखा। उनके सामने कुछ कागज खुले हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी गवाह के तौर पर बैठा था। मैं धीरे धीरे उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी वकील ने कहा, अगर बड़े भाई की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है तो दस्तखत करवा लीजिए। मेरा भाई मुस्कुराते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटा भाई कनाडा में है, उसने पहले ही हामी दे दी है। यह सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैं जोर से बोला, झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी आवाज़ सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भाई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाभी के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। वकील मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके सामने अपना पासपोर्ट रख दिया और कहा, मैं वही छोटा भाई हूँ जिसके नाम का इस्तेमाल करके आप लोग फर्जी कागज़ तैयार कर रहे हैं। वकील ने तुरंत सारे कागज़ अपने हाथ में ले लिए। उसने ध्यान से दस्तावेज देखे और फिर मेरे भाई की तरफ घूर कर बोला, आपने कहा था कि आपके भाई की सहमति है। यह तो साफ साफ धोखाधड़ी का मामला बनता है। भाई हड़बड़ा गया। उसने बहाना बनाया कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन अब उसने चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कागज़ छीन कर देखे। उन पर मेरे नकली हस्ताक्षर बने हुए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस भाई के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी विदेश में खपा दी, उसी ने मेरे नाम का नकली हस्ताक्षर बनाकर माँ की आखिरी ज़मीन बेचने की तैयारी कर ली थी। तहसील में मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे। गांव के कुछ लोग भी मुझे पहचान गए। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई कह रहा था, इतने साल से छोटे बेटे के पैसे खाकर अब माँ की ज़मीन भी हड़पना चाहते थे। कोई कह रहा था, भगवान सब देखता है। मेरा भाई बार बार मुझे एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, यहाँ तमाशा मत बना, घर चलकर बात करेंगे। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तमाशा मैंने नहीं बनाया, तमाशा तो तुमने उस दिन बनाया था जब मेरी माँ को सरकारी अस्पताल की लाइन में अकेला छोड़ दिया था। मेरी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि तहसील में मौजूद हर आदमी हमारी तरफ देखने लगा। भाई पहली बार पूरी तरह घबरा गया। उसी समय मेरे पिताजी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। बोले, विदेश जाकर 2 पैसे क्या कमा लिए, अब अपने ही परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। उनकी बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या आपको सच में पता नहीं था कि माँ महीनों से दवा के बिना जी रही थी? उन्होंने नज़रें चुरा ली। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या आपको पता नहीं था कि मेरे नाम के नकली हस्ताक्षर बनाए जा रहे हैं? इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी मेरे लिए किसी स्वीकारोक्ति से कम नहीं थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह सब किसी एक आदमी का खेल नहीं था। पूरा सच कहीं ज़्यादा गहरा था। मैं सीधे घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही बचपन की हर याद मेरी आंखों के सामने घूम गई। यही वो आंगन था जहां माँ मुझे गोद में खिलाती थी। यही वो दीवार थी जिस पर मेरी लंबाई हर साल नापी जाती थी। लेकिन आज उस घर में अपनापन नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। मैं सीधे माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा देखकर मेरी आंखें भर आई। पूरे घर में महंगे फर्नीचर, नया टीवी, एसी और चमचमाता सामान था, लेकिन माँ के कमरे में टूटी हुई चारपाई, पुराना पंखा और एक फटा हुआ कंबल पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर का सबसे अनचाहा सामान इसी कमरे में डाल दिया गया हो। मैंने कमरे के कोने में रखा वही पुराना लोहे का संदूक देखा जिसका जिक्र माँ ने अपनी अधूरी चिट्ठी में किया था। ताला खुला हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। सबसे ऊपर मेरे बचपन की तस्वीर थी। उसके नीचे मेरी पहली नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर रखा था जिसे माँ ने बड़े प्यार से संभाल कर रखा था। उसके नीचे एक कपड़े में लिपटी छोटी सी डायरी मिली। डायरी खोलते ही मेरी सांसें रुक गई। वह माँ की लिखी हुई रोज़ की डायरी थी। हर पन्ने पर तारीख और उसके नीचे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। एक पन्ने पर लिखा था, आज बेटे ने 2 लाख रुपए भेजे। मैंने सोचा दवा ले लूँ, लेकिन शाम तक पूरा पैसा बड़े बेटे ने अपने खाते में डाल दिया।
दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज भूख लगी थी, रसोई में बची हुई सूखी रोटी खाई। तीसरे पन्ने पर लिखा था, आज छोटे बेटे से बात करने का मन था, लेकिन मोबाइल फिर छीन लिया गया। चौथे पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे छोटे बेटे को मत कहना कि उसकी माँ आखिरी दिनों में बहुत रोई थी, क्योंकि वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं डायरी सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय संदूक के सबसे नीचे एक सील बंद लिफाफा मिला। उस पर माँ ने लिखा था, यह तभी खोलना जब सच जानने की हिम्मत हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसके अंदर कुछ बैंक की रसीदें, कुछ फोटो और एक पेन ड्राइव थी। फोटो देखकर मेरा दिल बैठ गया। उनमें माँ की तस्वीरें थी, जिनमें उनके हाथ पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक फोटो में वो आंगन में जमीन पर बैठी थी और पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। दूसरे फोटो में माँ के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कैद करके रखा गया हो। मैं अभी इन तस्वीरों का दर्द समझ ही रहा था कि बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर निकला। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। मुझे देखते ही बोली, बेटा अब देर मत करना, तेरी माँ ने जितना सहा है उतना कोई दुश्मन भी किसी के साथ न करे। मैंने उनसे पूछा, आप सब जानते थे तो किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हमने कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार तेरे भाई ने धमकी दी कि जो भी बीच में आएगा उसे गांव में जीने नहीं देंगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, लेकिन बेटा इन सबसे बड़ा एक राज है, ऐसा राज जिसे तेरी माँ ने 7 साल तक अपने सीने में दबा कर रखा। मैंने पड़ोस की बुजुर्ग महिला के हाथ पकड़ लिए। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, माँ ने ऐसा कौन सा सच छिपाया था जो 7 साल तक किसी को नहीं बताया? वो कुछ पल चुप रही। उनकी आंखें बार बार घर के दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि कोई हमारी बात सुन न ले। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा यह सच मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तेरी माँ हर रात भगवान के सामने बैठकर एक ही बात कहती थी कि हे भगवान, मेरे बेटे को सच तभी बताना जब वो उसे सहने लायक हो जाए। यह कहकर वो चुप हो गई। मेरा दिल और बेचैन हो उठा। मैं वापस माँ के कमरे में गया और उस पेन ड्राइव को हाथ में लेकर देर तक देखता रहा। मेरे पास उसे चलाने का कोई साधन नहीं था। मैं तुरंत राघव के घर पहुंचा। उसके लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो फाइल दिखाई दी। मेरा हाथ माउस पर था, लेकिन दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि क्लिक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर मैंने वीडियो चला दिया। स्क्रीन पर मेरी माँ दिखाई दी। उनका चेहरा कमज़ोर था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन आवाज़ में वही ममता थी। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, बेटा अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि तू अपनी नौकरी छोड़कर वापस आए, इसीलिए मैंने हर दर्द छिपाया। मुझे भूख लगी, मैंने सह लिया। मुझे दवा नहीं मिली, मैंने सह लिया। मुझे अपमान मिला, मैंने सह लिया। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे जाने के बाद भी तुझे चैन से नहीं बैठने देंगी। वीडियो अचानक रुक गया। मैंने घबराकर फिर चलाने की कोशिश की, लेकिन फाइल वहीं ख़त्म हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर वीडियो का बाकी हिस्सा मिटा दिया हो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सच फिर अधूरा रह गया था। राघव ने वीडियो कई बार चलाया, लेकिन हर बार वही जगह आकर ख़त्म हो जाता। उसने कहा, शायद बाकी हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। तभी मुझे याद आया कि लिफाफे में बैंक की रसीदें भी थी। मैंने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। हर रसीद पर अलग अलग तारीख थी, लेकिन एक बात समान थी। मेरे भेजे पैसे पहले मेरे खाते में आते, फिर कुछ ही घंटों में एक ही व्यक्ति के खाते में चले जाते। उस खाते का नाम पहली बार मेरे सामने साफ दिखाई दिया। वह मेरे बड़े भाई का नाम नहीं था, वह किसी और के नाम पर था। मैं उस नाम को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं था। मैंने उसी वक्त बैंक मैनेजर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन सुबह मैं बैंक पहुंचा। मैंने सारी रसीदें उसके सामने रख दी। उसने काफ़ी देर तक रिकॉर्ड देखा, फिर बोला, अब चूंकि आप
खाता धारक है और मामला धोखाधड़ी का लग रहा है, इसीलिए मैं सीमित जानकारी दे सकता हूँ। उसने बताया कि जिस खाते में सबसे ज़्यादा रकम गई है, वह खाते का मालिक पिछले 4 साल से हर महीने भारी रकम निकालता रहा है। मैंने पूछा वो कौन है? मैनेजर ने धीरे से नाम बताया। वो नाम सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो आदमी हमारे गांव का नहीं था, वो शहर का एक प्रॉपर्टी डीलर था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। मेरे भेजे पैसों से ज़मीन खरीदी जा रही थी, लेकिन सवाल ये था कि उन ज़मीनों का मालिक कौन था। मैं सीधे रजिस्टर ऑफिस पहुंचा। वहां पुराने रिकॉर्ड निकलवाने में काफ़ी समय लगा। आखिरकार जो फाइल मेरे सामने आई, उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। पिछले 5 साल में खरीदी गई तीनों जमीन और शहर का मकान एक ही नाम पर दर्ज थे, लेकिन वो नाम मेरे भाई का भी नहीं था। वो नाम मेरी भाभी के छोटे भाई का था। यानी सारी संपत्ति किसी तीसरे आदमी के नाम पर कर दी गई थी, ताकि भविष्य में मैं कभी दावा भी न कर सकूं। मेरे पैरों से जैसे ताकत खत्म हो गई। मैंने सोचा था भाई लालची हो गया है, लेकिन यहाँ तो पूरी योजना बनाई गई थी। तभी मुझे याद आया कि माँ बार बार कह रही थी कि असली सच अभी बाकी है। अगर यह भी पूरा सच नहीं था, तो फिर उससे बड़ा सच क्या हो सकता था। मैं सीधे अस्पताल पहुँचा। माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब थी। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं सब जान गया हूँ। पैसे किसके लिए, ज़मीन किसने खरीदी, सब पता चल गया। अब आप डरिए मत, बस मुझे वो आखिरी सच बता दीजिए जो इतने सालों से छिपा रहा है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की बोलने की, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने कहा, मरीज को ज़्यादा तनाव मत दीजिए। मैं उठकर बाहर जाने लगा कि तभी माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, बेटा, अलमारी ऊपर वाला नीला लिफाफा। फिर उनकी आंखें बंद हो गई। मैं घबरा गया। डॉक्टर दौड़ कर आए। उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। बाहर खड़े खड़े मेरी सांस अटकती हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अभी हालत स्थिर है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं एक पल भी रुके बिना घर पहुंचा। माँ के कमरे की पुरानी अलमारी खोली। ऊपर की तरफ कपड़ों के नीचे सचमुच एक नीला लिफाफा रखा था। उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद इसी लिफाफे में वो राज छिपा है जिसने मेरी माँ को 7 साल तक अंदर ही अंदर तोड़ दिया। मैंने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, एक फ़ोटो और एक बंद चिट्ठी थी। मैंने सबसे पहले फ़ोटो उठाई। फ़ोटो देखते ही मेरी आंखें फैल गई। उसमें मैं, मेरी माँ और एक ऐसा व्यक्ति साथ खड़े थे जिसे देखकर मेरी माँ से अनायास निकल पड़ा, यह यहाँ कैसे। मैंने कांपते हाथों से वो बंद चिट्ठी खोली। मैं कांपते हाथों से वो चिट्ठी पढ़ने लगा। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल पर नुकीली चीज़ से लिख दिया हो। माँ ने लिखा था, बेटा, जब तू यह पत्र पढ़ेगा तब शायद मैं तुझे सब कुछ खुद बताने की हालत में न रहूं, इसीलिए यह आखिरी सच मैं कागज़ पर छोड़ रही हूँ। तू हमेशा सोचता रहा कि इस घर को सिर्फ पैसों ने बदला, लेकिन सच्चाई ये है कि इस घर को लालच ने ख़त्म किया। जिस दिन तू कनाडा गया, उसी दिन तेरे बड़े भाई ने कहा था कि अब छोटा बाहर कमाएगा और हम यहाँ आराम से रहेंगे। मैंने उसे समझाया था कि बेटा, अपने भाई की मेहनत को अपना हक मत समझो, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। शुरुआत में उसने सिर्फ थोड़े पैसे निकाले, फिर धीरे धीरे उसे आदत पड़ गई। जब मैंने विरोध किया तो उसने कहा, अगर छोटे को कुछ बताया तो मैं उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दूंगा। और मैं डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि तू गुस्से में अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ जाएगा। मैं तेरे भविष्य की दुश्मन नहीं बनना चाहती थी। मैं हर शब्द पढ़ते पढ़ते रो रहा था। माँ ने आगे लिखा था, तू जिस फोटो को देखकर हैरान हुआ है, उसमें खड़ा आदमी वही वकील है जिसने सबसे पहले मुझे सच बताया था कि तेरे नाम के नकली हस्ताक्षर बनाकर कागज़ तैयार किए जा रहे हैं। उसने मुझे सलाह दी थी कि सबूत संभाल कर रखो, एक दिन तेरा बेटा ज़रूर आएगा। उसी की सलाह पर मैंने डायरी लिखी, फ़ोटो रखी और वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं चाहती थी कि जब तू लौटे तो किसी के झूठ पर नहीं, बल्कि सबूतों पर भरोसा करे। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे।
चिट्ठी के आखिरी हिस्से में लिखा था, बेटा, सबसे बड़ा राज पैसे नहीं है, सबसे बड़ा राज ये है कि पिछले 2 साल से मैं इसीलिए चुप थी क्योंकि तेरे पिताजी ने रो रो कर मुझसे कहा था कि अगर यह बात बाहर गई तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। उन्होंने अपनी 2 औलाद की गलती छिपाने के लिए एक पति का फर्ज निभाना छोड़ दिया। मैं उन्हें भी दोष मानती हूँ, लेकिन उनसे नफरत मत करना। बुढ़ापे में इंसान कभी कभी सही और गलत का फ़र्क समझते हुए भी डर के सामने हार जाता है। अगर तू मुझे सच में प्यार करता है तो बदला मत लेना, बस न्याय करना और किसी माँ को वो दर्द मत सहने देना जो मैंने सहा। चिट्ठी खत्म होते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ा। इतने दिनों से जिस बड़े रहस्य को मैं किसी और दिशा में ढूंढ रहा था, यह यही था कि मेरी माँ इसीलिए चुप रही थी कि उनके पास सबूत नहीं थे। वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया था। मैं उसी रात सारे सबूत लेकर पुलिस के पास पहुंचा। डायरी, बैंक रिकॉर्ड, नकली हस्ताक्षर वाले दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो, चिट्ठियाँ, सब कुछ उनके सामने रख दिया। जांच शुरू हुई, बैंक रिकॉर्ड निकाले गए। फॉरेंसिक जांच में साफ साबित हो गया कि दस्तावेजों पर बने हस्ताक्षर मेरे नहीं थे। प्रॉपर्टी डीलर ने भी पूछताछ में कबूल कर लिया कि सौदे मेरे भाई के कहने पर किए गए थे। धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। गांव के लोग जो वर्षों से सिर्फ बातें करते थे, अब गवाही देने आगे आने लगे। पड़ोस की वही बुजुर्ग महिला, पोस्टमास्टर राघव और अन्य लोगों ने बताया कि मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। जब पुलिस घर पहुंची तो पहले बार मेरे बड़े भाई के चेहरे में घमंड गायब था। वह बार बार मेरे पैरों में गिरकर कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई। भाभी रोते हुए कहने लगी कि लालच में सब कुछ बिगड़ गया। पिताजी सिर झुकाकर एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में शर्म थी, लेकिन समय उनके हाथ से निकल चुका था। कानून ने अपना काम किया। फर्जी दस्तावेज रद्द हुए। जिन संपत्तियों की खरीदी में धोखाधड़ी साबित हुई, उन पर कार्रवाई शुरू हुई। मेरे खाते में किए गए अनधिकृत लेन देन का रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बना। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी अदालत का फैसला नहीं था। मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरी माँ थी। मैं सीधे अस्पताल पहुंचा। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैंने उनके हाथ अपने माथे से लगा लिए। मैंने रोते हुए कहा, माँ, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सब सच सामने आ गया। आपको लड़ाई खत्म हो गई। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मेरे मन का बोझ उतर गया। मुझे बस यही डर था कि कहीं तू खुद को दोषी न मानने लगे। याद रखना, गलती तेरी नहीं थी। भरोसा करना पाप नहीं होता, भरोसे को तोड़ना पाप होता है। उनके ये शब्द मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गए। कुछ महीनों बाद माँ पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई, लेकिन पहले से काफ़ी संभल गई। मैं उन्हें शहर के अच्छे अस्पताल ले गया, उनका इलाज शुरू कराया। मैंने कनाडा की नौकरी छोड़ दी। बहुत लोगों ने कहा कि इतना बड़ा फैसला मत लो, लेकिन मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कमाई मेरी माँ की मुस्कान थी। मैंने अपने शहर में ही एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। गांव में लोग अब मेरे भाई की दौलत की नहीं, मेरी माँ के धैर्य की मिसाल देने लगे। जो लोग कभी मेरी माँ को अकेला छोड़ देते थे, वही अब उनसे मिलने आते थे। लेकिन माँ ने किसी से बदला नहीं लिया। वो सिर्फ इतना कहती थी कि लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। समय बीतता गया। एक दिन मैं माँ के साथ उसी सरकारी अस्पताल गया जहाँ मैंने उन्हें पहली बार अकेले लाइन में खड़ा देखा था। इस बार वो अकेले नहीं थी। मैं उनका हाथ पकड़कर उनके साथ खड़ा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। मेरी आंखें फिर भर आई। उस दिन मैंने तय किया कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन बुजुर्ग मरीजों के इलाज के लिए दूंगा जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। मुझे लगता था कि अगर मेरी माँ जैसी एक भी माँ को सहारा मिल गया है तो शायद मेरी माँ का दर्द किसी और की ज़िंदगी को दोहराया नहीं जाएगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा ज़िंदगी भर नहीं जुड़ता। माता पिता पूरी जिंदगी अपनी खुशियाँ बच्चों पर निछावर कर देते हैं। उन्हें बदले में महल नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए।
अपनापन चाहिए, दो मीठे बोल चाहिए। जिस घर में माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, उस घर की दीवारें चाहे संगमरमर की क्यों ना हो, वो घर कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ छोटी सी झोपड़ी भी महल बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो आज ही अपने माता पिता या घर के किसी बुजुर्ग का हाल ज़रूर पूछिए। हो सकता है उन्हें आपकी दौलत की नहीं, सिर्फ आपकी आवाज़ की ज़रूरत हो। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब तक अपने हमारे साथ है, उनका सम्मान कीजिए, उनका हाथ थामिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि अच्छे कर्म, सच्चा सम्मान और माता पिता का आशीर्वाद ही वो दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। समय देर ज़रूर करता है, लेकिन हर इंसान को उसके कर्मों का फल एक दिन ज़रूर देता है। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा न्याय है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ है, तो एक पल के लिए अपनी माँ या पिता को याद कीजिए, क्योंकि जिनके सिर पर माता पिता का हाथ होता है, वही इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, माँ। आपकी यही एक आवाज़ किसी और के दिल में अपने माता पिता के लिए प्यार जगा सकती है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्ची, दिल को रुला देने वाली कहानी के साथ।